Hello everyone, this is FKMEC official YouTube channel. My name is Engineer फरमान खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैंने आप लोगों को कंडेंसर लोड, कंडेंसर कैपेसिटी और कंडेंसर हार्स पावर के बारे में थोड़ा बहुत बताना है। मैंने कई दिनों से बहुत कोशिश किया कि आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि कंडेंसर को कम्प्लीटली डिज़ाइन किस तरह किया जाता है या इसको कैलकुलेट किस तरह किया जाता है। बट एनीवे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जब भी आप किसी कंडेंसर को कैलकुलेट करना चाहें या कंडेंसर को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है किसी रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि इनके अंदर इतने कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज हैं जो कि एक आम मैकेनिक को समझाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत ही मुश्किल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन फार्मूलाज के अंदर इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें शामिल हैं जो कि वो एक आम मैकेनिक जो इवन अगर कोई डिप्लोमा होल्डर भी है तो उनके लिए भी कैलकुलेट करना एक बहुत मुश्किल काम है। एनीवे जो भी चीज़ें मैं आपको समझा सकूं इस कंडेंसर के सिलेक्शन में या कंडेंसर को डिज़ाइन करने में, वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कंडेंसर लोड। कंडेंसर लोड क्या होता है? देखिए, जो कंडेंसर हमारे रेफ्रिजरेटर के साथ होता है या जो एयर कंडीशनर के साथ होता है, ये कंडेंसर कितना हीट अपने अंदर से निकालेगा, ये हीट इसका लोड कहलाएगा। ठीक है, और कंडेंसर का जो लोड होता है ये हमेशा से याद रख लें, ये इवापोरेटर के लोड से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है वो इस फार्मूले के अंदर हमने एक रेशियो इसका निकाला हुआ है कि जो इवापोरेटर का लोड होता है उससे कंडेंसर का जो लोड होगा वो 1.25 को मल्टीप्लाइड करके ही आप निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें कंडेंसर लोड कितना होगा इज इक्वल टू लोड ऑन इवापोरेटर मल्टीप्लाई 1.25, यानी 1.25 में अगर आप इवापोरेटर के लोड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास कंडेंसर लोड आ जाएगा। फर्ज कर ले कि अगर किसी एयर कंडीशनर के अंदर हमारे पास जो इवापोरेटर लोड है वो 1000 BTU पर आवर है, यानी 1000 BTU पर आवर हीट जो है वो एक इवापोरेटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करें 1.25 में तो आपके पास ये आ जाएगा 1250 BTU पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई इवापोरेटर है जो कि 1000 BTU पर आवर का हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके लिए अगर आपने कंडेंसर लगाना होगा तो कंडेंसर का जो लोड होगा वो कितना होगा, 1250 BTU पर आवर। तो इसका मतलब कि कंडेंसर आपको थोड़ा सा इवापोरेटर की निस्बत बड़ा लगाना होगा। ठीक है, तो ये हो गया कंडेंसर का लोड की, यानी कंडेंसर के अंदर से हमने कितना हीट इसके जरिए से बाहर निकालना है, ये कंडेंसर के ऊपर लोड होगा। सेकेंड चीज है कंडेंसर कैपेसिटी। ठीक है, कंडेंसर कैपेसिटी का क्या मतलब है? कंडेंसर कैपेसिटी, कंडेंसर लोड, कंडेंसर साइज, ये तकरीबन कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक फार्मूला है, क्यू इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड यू मल्टीप्लाइड डेल्टा टी। ए का मतलब सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब। ये जो ट्यूब है आपके पास, इसका सरफेस एरिया कितना है, कितना सरफेस गोल अगर आप इसको देखेंगे तो कितना लेंथ है, उस लेंथ तक गोल इसका कितना सरफेस बनेगा, ये इस ट्यूब का सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, मैं आगे इसको थोड़ा सा और भी समझाने की इजीली कोशिश करता हूँ। यू का मतलब है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ये ट्यूब अगर कॉपर है तो इसमें कितनी सलाहियत होगी अपने अंदर से हीट बाहर खारिज करने की। ये ट्यूब अगर लोहा है तो इसमें कितनी सलाहियत होगी अपने अंदर से हीट बाहर खारिज करने की। ये ट्यूब अगर एल्यूमिनियम है या कोई और है, स्टील है, तो इससे जो हीट बाहर खारिज होगा उसकी जो एबिलिटी है वो कितनी होगी, ये भी हम डिस्कस करते हैं BTU पर आवर पर फुट स्क्वायर पर डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी जब आप कंडेंसर के अंदर कोई एक मखसूस टेम्परेचर डाउन कर लेते हैं, पर फुट स्क्वायर के किसी एरिया में कितने BTU का हीट 1 घंटे के अंदर ये खारिज कर सकेगा,
चाहे कॉपर हो, चाहे लोहा हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, ये इसका ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है। और आखिर में है डेल्टा टी इज इक्वल टू टेम्परेचर इन माइनस टेम्परेचर आउट। ये तो आप लोग जानते ही हैं क्योंकि आप लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि कंडेंसर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है, टेम्परेचर इन कितना होगा, टेम्परेचर आउट कितना होगा। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कंडेंसर को हम हार्स पावर में ही क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो जो हार्स पावर होता है, बेसिक हार्स पावर, वो क्या होता है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हार्स पावर, मान लेते हैं कि ये एक दो पुल्ली हैं जो कि जिसके ज़रिए से हमने कोई वेट जो है उसको उठाना है और यहाँ से हमने फोर्स लगाना है। ठीक है। यहाँ से हम फोर्स लगाएंगे और इस जो रस्सी है या जो डोरी है इसको हम खींचेंगे। तो जब ये डोरी हम खींचेंगे तो इसी जो वेट है ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब वेट कितना है, वेट है लेट सपोज 550 LB यानी 550 पाउंड, जो कि केजी में बराबर होता है ये तकरीबन 250 केजी का। ठीक है। क्योंकि एक पाउंड के अंदर 454 ग्राम होते हैं, तो अगर 550 पाउंड है और इसको हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 250 केजी के बराबर हो जाएगा। अगर इस वेट को यानी 550 पाउंड के वज़न को कोई भी फोर्स यहाँ पे लगा दिया जाए और इस वेट को 1 मिनट में 1 फुट तक उठा दें, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसका जो ताकत होगा वो 1 हॉर्स पावर के बराबर होगा। ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ, अगर 550 पाउंड के वेट को 1 मिनट के टाइम में 1 फुट तक की फासले तक उठा दिया जाए, इसके लिए जितना फोर्स यहाँ पे लगा दिया जाता है उस फोर्स का जो ताकत होगा वो 1 हॉर्स पावर होगा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर ये ताकत यहाँ पर ह्यूमन लगा देते हैं, कोई इंसान लगा देता है, तो ये ह्यूमन पावर बन जाएगा और ये कितना होगा, 0.746 किलो जूल पर सेकेंड का ताकत बन जाएगा। यानी इतना ताकत कोई इंसान लगा के इस वेट को 1 मिनट में 1 फुट तक उठा सकेगा। और याद रख ले, इंसान का ये ताकत 1 हॉर्स पावर के ही बराबर होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर यही फोर्स कोई घोड़ा लगा दे, ठीक है, कोई घोड़ा यानी कोई हॉर्स लगा दे, तो ये क्या बन जाएगा, ये हॉर्स पावर बन जाएगा और ये 1 हॉर्स पावर के ही बराबर होगा। ये तो हमें पता है। अगर यही फोर्स कोई मशीन लगा दे तो ये मैकेनिकल पावर बन जाएगा और मैकेनिकल पावर कितना होगा इस फोर्स को लगाने के लिए, ये होगा 745.7 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। अगर इतना फोर्स कोई मशीन लगा दें तो ये मैकेनिकल पावर जो बनेगा ये भी याद रख ले 1 हॉर्स पावर के ही बराबर होगा। ठीक है। अगर इतना फोर्स कोई मोटर लगा दे तो ये इलेक्ट्रिकल पावर बन जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल मोटर है। तो इलेक्ट्रिकल पावर कितना होगा, ये होगा 746 वाट। यानी इतना फोर्स लगा के जो पावर यहाँ पे लगेगा वो 746 वाट के बराबर होता है। इसका मतलब कि हम यूनिटों को एक दूसरे पावर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे ह्यूमन पावर हो, चाहे हार्स पावर हो, चाहे मैकेनिकल पावर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल पावर हो, चाहे आगे थर्मल पावर हो। ठीक है। ये सारे पावर्स हैं और इसका मिसाल ऐसा है जैसे हम करेंसी को एक दूसरे ममालिक के करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। डॉलर को रुपया में, रुपया को फिर यन में, यन को फिर रियाल में, फिर रियाल को दरहम में। इसी तरह ये सारे जो है ना ये पावर के मुख्तलिफ़ किस्म की इकाइयाँ हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की पावर्स हैं हमारे पास एनर्जी के हिसाब से, और इनमें हम यूनिटों को कन्वर्ट करते रहते हैं। ठीक है। सो अब हम आते हैं आगे कंडेंसर की तरफ कि कंडेंसर को हम एचपी में क्यों कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। कंडेंसर एचपी का मतलब है कितना रेफ्रिजरेंट की इंथैल्पी यहाँ पे इन हो रही है, कितना रेफ्रिजरेंट का इंथैल्पी यहाँ पे आउट हो रही है। ठीक है। अब 1 हॉर्स पावर के कंडेंसर का क्या मतलब है, 1 हॉर्स पावर के कंडेंसर का मतलब ये है कि अगर किसी कंडेंसर के अंदर ये सलाहियत हो, किसी कंडेंसर के अंदर ये सलाहियत हो कि वो 2545 BTU का जो हीट है
वो 1 घंटे के अंदर अपने अंदर की रेफ्रिजरेंट से निकाल सके, कितने टाइम में, 1 आवर में। कितना हीट, 2545 BTU। तो इस कंडेंसर की कैपेसिटी क्या होगी, यानी इस कंडेंसर का जो पावर होगा वो क्या होगा, ये 1 हॉर्स पावर के बराबर होगा। याद रख लें, 2545 BTU का हीट अगर 1 घंटे के अंदर कोई भी कंडेंसर अपने अंदर से बाहर निकाल सके तो इस कंडेंसर का जो पावर होगा वो 1 हॉर्स पावर के बराबर होगा। अगर इस हीट को हम 4 पे डिवाइड करते हैं, इस हीट को अगर हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो जो भी हीट का मकदार यहाँ पे आएगा वो ये कंडेंसर फिर 1/4 हॉर्स पावर के बराबर होगा। ठीक है, अगर इसी हीट को आप 3 पर डिवाइड कर लेते हैं, यानी 1/3 में अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पर डिवाइड करने से तकरीबन कोई 800 से थोड़ा सा ज़्यादा बन जाएगा, यानी 800 या 830 या 820 BTU का हीट पर आवर में अगर कोई कंडेंसर अपने अंदर के रेफ्रिजरेंट से निकाल सके तो उस कंडेंसर का जो हॉर्स पावर होगा वो 1/3 हॉर्स पावर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंडेंसर के अंदर जो हॉर्स पावर है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि मैंने बहुत कोशिश की चंद दिनों से कि कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा फार्मूला मैं निकाल कर आप लोगों को बताता चलूँ कि जिससे मैं कंडेंसर को इजीली आपके सामने कैलकुलेट करना जो है वो सिखाऊं कि किस तरह आप किसी कंडेंसर को कैलकुलेट कर सकेंगे या डिज़ाइन कर सकेंगे। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा कोई सिंपल फार्मूला मुझे नहीं मिला कि जिससे मैं आपको बताता चलूं कि कितना हीट ट्रांसफ़र यहाँ से होगा, इस कंडेंसर का लेंथ कितना आपने रखना है, इस कंडेंसर का जो डायामीटर है वो कितना रखना है आपने, और साथ साथ जो फिन्स हैं, ये नंबर ऑफ़ फिन्स जो हैं पर इंच के हिसाब से वो आपने कितने रखने हैं। तो कोई ऐसा सिंपल फार्मूला मुझे नज़र नहीं आया। यानी अगर हम किसी कंडेंसर को कैलकुलेट कर पाएंगे, कर पाना है हमने, तो उसके लिए हमने कुछ फार्मूलाज हैं जिनके ऊपर से हमें गुजरना पड़ेगा। और वो फार्मूलाज क्या है कि सबसे पहले सरफेस एरिया, किसी कंडेंसर के ट्यूब का सरफेस एरिया से क्या मुराद है। सरफेस एरिया से मुराद कि ये जो ट्यूब है ये कितना लेंथ का है, और इस ट्यूब, ये जो गोल ट्यूब है, इसका आउटर डायामीटर, इसका इनर डायामीटर ये कितना है, इस ट्यूब का जो थिकनेस है वो कितना है। ये चीज़ें जब आप इस फार्मूला के मुताबिक कैलकुलेट कर पाएंगे तो आपके पास इस ट्यूब का जो सरफेस एरिया है वो काउंट हो जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हीट रिजेक्शन है। हीट रिजेक्शन में आपके पास ये फार्मूला है, क्यू इज इक्वल टू MR। MR का मतलब है मास ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लो और इंथैल्पी इन माइनस इंथैल्पी आउट। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसको अगर आप हम और खोल लेते हैं तो Q इज इक्वल टू U ज़रबे A मल्टीप्लाई T1 प्लस T2/2 माइनस T एवरेज। ये चीज़ U आपके पास आती है ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, फिर उसके बाद कंडेंसर का सरफेस एरिया, फिर उसके बाद T1 प्लस T2 जो टेम्परेचर इन होगा, जो टेम्परेचर आउट होगा, और इसके जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो आपने निकालना है। फिर उसके बाद ये फार्मूला है, मैं आपको अगली स्लाइड में थोड़ा सा और भी डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ कि किसी कंडेंसर का साइज़ जब आप निकालते हैं तो उसके लिए आपके पास ये फैक्टर्स जो है ना वो सारे आपको काउंट करने चाहिए। और इन फैक्टर्स को आप इतना आसानी से काउंट नहीं कर सकते, ये समझ नहीं सकते। इसके लिए आपको सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आपको किसी भी रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर एंथैल्पी ग्राफ होता है ना, प्रेशर एंथैल्पी ग्राफ, ये आपको समझ आनी चाहिए। जैसे ये R134A का प्रेशर एंथैल्पी ग्राफ है, जिससे मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? आपके पास टेम्परेचर लाइन है, इसमें आपके पास प्रेशर लाइन है, इसमें आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन आई थिंक इसमें दिए नहीं है, बहरहाल इस तरह के लाइन होते हैं, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है ना इंट्रॉपी लाइंस है, ये इंट्रॉपी के लाइंस हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर इसका यहाँ पे बढ़ता है, ये इसकी इंथैल्पी है, इंथैल्पी इसकी यहाँ से बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले आनी चाहिए, उसके बाद आप किसी भी कंडेंसर को
कैलकुलेट कर पा सकते हैं। तो मैं सिंपली आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो चीज़ें हैं, देखिए कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है कंडेंसर के सिलेक्शन में। हीट क्वांटिटी, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इन किलोग्राम पर सेकेंड, कि इस कंडेंसर के अंदर हमने 1 सेकेंड में कितना किलोग्राम का रेफ्रिजरेंट वो फ्लो करवाना है। ये याद रख लें, R134A के लिए अलग होगा, R22 के लिए अलग होगा, R600A के लिए अलग होगा, ठीक है। उसके बाद इंथैल्पी इन एंड इंथैल्पी आउट, ये किस चीज़ में होगा, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन में होगा। और याद रख लिए भी डिफरेंट रेफ्रिजरेंट के लिए एक कंडेंसर के अंदर डिफरेंट होंगे। उसके बाद यू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट W पर मीटर स्क्वायर केल्विन है। तो जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है ये भी हर एक रेफ्रिजरेंट का डिफरेंट होगा किसी कंडेंसर के अंदर। फिर सरफेस एरिया है, फिर उसके बाद टेम्परेचर इन और आउट है, फिर उसके बाद डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस, जो कि याद रख लें ये ज़ीरो होता है, हमेशा से याद रख लें। कंडेंसर के अंदर जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। लेंथ ऑफ ट्यूब है, कितना लेंथ ऑफ ट्यूब आपको चाहिए होगा किसी मखसूस रेफ्रिजरेंट के फ्लो के लिए। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर के अंदर फ्लो होता है उसमें फ्रिक्शन कितना पैदा होता है। ये फ्रिक्शन R134A के लिए अलग होता है, R22 के लिए अलग होता है, R32 के लिए अलग होता है, मुख्तलिफ रेफ्रिजरेंट के लिए मुख्तलिफ होता है। उसके बाद रेफ्रिजरेंट ड्राइनेस क्वालिटी, रेफ्रिजरेंट ड्राइनेस क्वालिटी का मतलब है कि जब दरमियान में से रेफ्रिजरेंट जिस वक्त फेज चेंज कर देता है लिक्विड वेपर से लिक्विड फेज में, तो उस दौरान इसकी क्वालिटी किस तरीके से रहेगी, किस टाइम कितना रेशियो होगा लिक्विड और वेपर का जब दोनों मिक्सचर जो है ना बन रहे होते हैं। यानी वेपर जब लिक्विड में बन रहा होता है तो ऐसा तो नहीं होता कि एकदम से वेपर जो है ना वो लिक्विड बन जाता है। वो रेफ्रिजरेंट आहिस्ता आहिस्ता जाके अपना जो वेपर है वो चेंज होते जाते हैं लिक्विड में। तो एक टाइम आ जाता है कि 25-75% में आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा आगे जाकर ये 50-50% यानी 50% वेपर 50% लिक्विड, फिर आगे जाके 25% वेपर रह जाते हैं और 75% लिक्विड बन जाते हैं, फिर आखिर तक यानी दरमियाने हिस्से के आखिर तक पहुंच के ये 100% भी लिक्विड बन ही जाता है, ठीक है। तो ये ड्राइनेस फैक्टर इसका कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्यूब, कितना डायमीटर होगा इस ट्यूब का, बड़ा होगा तो ज़्यादा मास फ्लो के लिए होगा, छोटा डायमीटर होगा तो छोटे मास फ्लो के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद है द मास फ्लक्स ऑफ रेफ्रिजरेंट, और ये होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। यानी इस कंडेंसर के अंदर जो ट्यूब का इंटरनल एरिया है इसमें पर सेकेंड हम कितना रेफ्रिजरेंट को रख पा सकते हैं किसी मखसूस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। लेट सपोज R134A के लिए कंडेंसिंग प्रेशर जो है वो 250 या 240 या 280 psi तक होता है। R410A के अंदर यही कंडेंसिंग प्रेशर जो है वो 400 या 420 तक होता है। तो जाहिर बात है उसमें जो मास फ्लक्स ऑफ रेफ्रिजरेंट है R410 का वो ज़्यादा होता है बनिस्बत R134A के, ठीक है। उसके बाद आखिर में स्पेसिफिक वॉल्यूम, एवरेजली स्पेसिफिक वॉल्यूम, जब यहाँ पर रेफ्रिजरेंट वेपर में होता है तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है, यानी कितना जगह वो घेरता है, और जिस वक्त वो लिक्विड में चेंज हो जाता है कंडेंसर के आखिर में तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको काउंट करनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम करनी होती है। कुछ चीज़ें आपको स्टैंडर्ड दिए गए होते हैं किसी भी कंडेंसर के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें आपको जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर इंथैल्पी ग्राफ होगा या प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ होगा उसे आपको मालूम करने पड़ते हैं। सो थोड़ा सा मुश्किल काम है ये कंडेंसर का साइज़ निकालना एक आम मैकेनिक के लिए, इसलिए मैंने मोटा मोटा ये चीज़ें थोड़ा सी बता दी आप लोगों को। मैं कोशिश करूँगा आगे अगर मुझे टाइम मिले तो इन्हीं फार्मूलास को कैलकुलेट करके कुछ तकरीबन 40 या 50 मुख्तलिफ कंडेंसर्स का डेटा निकाल कर आप लोगों को आगे एक वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताने जाऊंगा कि कौन सा कंडेंसर कितने हार्स पावर का होगा, अगर उसमें ट्यूब का डायमीटर इतना होगा, ट्यूब का लेंथ इतना होगा, और साथ साथ उसमें नंबर ऑफ फिन्स पर इंच जो है ना वो इतने होंगे। सो ये कोशिश करूँगा कि मैं आगे किसी टाइम आपके साथ वीडियो में ये चीज़ शेयर कर दूँ। सो अगर वीडियो में थोड़ा बहुत भी आपको समझ आ चुका हो कंडेंसर के
हॉर्स पावर और कंडेंसर की साइज़, कंडेंसर की कैपेसिटी के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को कैपिलरी ट्यूब से रिलेटेड जो भी मुमकिन कैलकुलेशन हुआ जो मैं एक्सप्लेन कर सकूं आप लोगों के साथ इजीली, वो मैं इंशाल्लाह कैपिलरी ट्यूब और एक्सपेंशन वाल के मुतालिक करूंगा। सो अंटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।